हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। कल हमने पहली क्लास की थी, यानी आपकी फर्स्ट क्लास थी एमएड सेकंड सेम की। इससे पहले अब तक चैनल पे कोई क्लास नहीं हुई है एमएड की सेकंड सेमेस्टर की। फर्स्ट सेमेस्टर की तो सारी क्लासेस हमने कर ली हैं। जो लोग नए बच्चे आने वाले हैं उन लोगों के लिए वो हेल्पफुल रहेंगी। सेकंड सेम की क्लास स्टार्ट हो गई है। एक क्लास अब तक हमने की है। ये आपका पेपर 1 है CC5, जिसका नाम है एजुकेशनल स्टडीज़ एंड सिस्टम। सारी चीज़ें इसमें एजुकेशन से रिलेटेड ही आपको मिलेंगी। वही ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी कि एजुकेशन के क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है, विज़न क्या है, कैसे आज के टाइम से ये रिलेट है, फ्यूचरिस्टिक विज़न क्या है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए इसके अंदर मिलेंगी। तो पहला जो टॉपिक था वो हमने पढ़ा कि एजुकेशन एक डिसिप्लिन कैसे है और एक एरिया ऑफ स्टडी कैसे है। इसका क्रिटिकल एनालिसिस करना है। क्रिटिकल एनालिसिस होता है कि एक तरीके से नेगेटिव चीज़ें देखना या आलोचनात्मक विश्लेषण करना, है ना। जैसे किसी इंसान की आलोचना होती है, इसी तरीके से कि एजुकेशन एक डिसिप्लिन कैसे है, इसका आलोचनात्मक विश्लेषण करना यानी देखना। ये हमने कल कर लिया था। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी एमएड ग्रुप में जहां आप जुड़े हो वहां आप वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नोट्स रेडी हो गए हैं CC5 के भी, CC6 के और CC7 के। CC8 के नोट्स रहते हैं, वो मैं अपलोड करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। जिन लोगों ने नोट्स नहीं लिए और जो लोग लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे देती हूँ, 790 690 1757। ठीक है, यहाँ आप व्हाट्सअप मुझे कर सकते हैं, सिर्फ मैसेज करना, कॉल मत करना। और सभी के मैसेजेस का मैं रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड जो टॉपिक है कि क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ कंसेप्ट, principles, theories, assumptions and context related to issues that are unique to education disciplines such as schooling and curriculum। यानी शिक्षा के विशिष्ट विषयों जैसे स्कूली शिक्षा और पाठ्यक्रम से संबंधित अवधारणाएं, सिद्धांत, मान्यता और संदर्भों का आलोचनात्मक विश्लेषण। यानी स्कूल से जो चीजें जुड़ी हुई हैं, करिकुलम से जो चीजें जुड़ी हुई हैं, जो करिकुलम के अंदर आता है और जो स्कूल के पॉइंट हैं, उनका हम आलोचनात्मक विश्लेषण करेंगे। जितने भी स्कूल के प्रिंसिपल्स होते हैं, जितने भी सिद्धांत होते हैं, जितनी भी धारणाएं होती हैं, जो भी संदर्भ है, ठीक है, उन सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछा जा चुका है। तो पढ़ते हैं। देखो, जो एजुकेशन का फील्ड है ये काफ़ी बड़ा है। इसमें बहुत सारी डिसिप्लिन भी आएंगी, बहुत सारी ब्रांचेस भी आएंगी, बहुत सारे फील्ड भी आएंगे। तो शिक्षा का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। इसमें अलग अलग अवधारणाएं भी आती हैं, थ्योरीज भी आती हैं, सैद्धांतिक दृष्टिकोण, अलग अलग एजम्पशंस भी आते हैं, सबके दृष्टिकोण भी आते हैं इसके अंदर, धारणाएं भी आती हैं और बहुत सारे संदर्भ भी इसके अंदर शामिल हैं, जो विद्यालय शिक्षा और पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया को आकार देते हैं। भाई, तभी तो स्कूल अच्छे से बनता है। स्कूल कोई ऐसे थोड़ी खाली बिल्डिंग बनाने से स्कूल बन गया, उसमें सारी चीजें होती हैं, जो कंसेप्ट भी होते हैं, उसके अंदर करिकुलम होता है, उसके अंदर टीचर्स भी होते हैं, उसके अंदर बच्चे भी होते हैं। उन्हें किस तरीके से पढ़ाना है, कैसे उन्हें पढ़ाना है, कैसा डिसिप्लिन रखना है, कौन से सिद्धांत, कौन सी धारणाएं हमें स्कूल के अंदर विकसित करनी है, कौन सी धारणाओं से हमें लेके चलना है, फ्यूचरिस्टिक विजन क्या होगा, ये सारी चीजें तो होती हैं और ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं। तो इस आलोचनात्मक विश्लेषण में हम इन महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच करेंगे और शिक्षा अनुशासन और उनकी विशिष्टता को समझेंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं। पहला क्या है? स्कूलिंग। स्कूलिंग क्या है? देखो, स्कूल में हम क्या करने जाते हैं? हम फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं, यानी औपचारिक शिक्षा, कि अपनी किताबें लेके जाते हैं पढ़ने के लिए। तो विद्यालय शिक्षा क्या है? औपचारिक शिक्षा की वह प्रक्रिया है जो संस्थागत ढांचे के भीतर संचालित होती है। यानी एक बिल्डिंग होती है, पूरा इंस्टीट्यूशन बनाया होता है, उसके अंदर एक स्कूल चलता है जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? बच्चे भी होते हैं, टीचर्स होते हैं, करिकुलम होता है और व्यापक शैक्षिक वातावरण, यानी एक अच्छा एनवायरनमेंट होता है जहाँ टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे बैठ के आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। और आपस में इंटरेक्शन भी होता है, यानी उनकी अंतःक्रिया भी होती है। तो विद्यालय शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं। पहला क्या है? इक्विटी एंड एक्सेस। इक्विटी क्या है? भाई, क्लास में सारे बच्चे होते हैं, तो हम चाहते तो यही है कि सारे बच्चों को एक समान रखा जाए, सब तक एजुकेशन पहुंचे। तो शिक्षा सभी व्यक्तियों के लिए सुलभ होनी चाहिए, यानी सब तक पहुंचनी चाहिए, चाहे वो बच्चे किसी भी समाज से आते हो, उनका आर्थिक स्तर कुछ भी हो, यानी गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, उच्च जाति का हो या नीची जाति का हो, लिंग उसका कोई भी, उसकी क्षमताएं कुछ भी हो। हालांकि वास्तविकता यह दर्शाती है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में असमानताएं मौजूद हैं। यानी
चाहते तो सब ये हैं कि शिक्षा सब तक पहुंचनी चाहिए, ना तो भेदभाव किया जाए जाति के आधार पे, ना लिंग के आधार पे, ना जात पात के आधार पे, और ना ही ऊंच नीच के आधार पे। लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ देखने में अच्छी लगती हैं, रियल में ऐसा नहीं होता। रियल में जो एजुकेशन की पहुंच है वो सब तक बराबर नहीं पहुंच पाती। उसमें क्या हो जाती है, कुछ ना कुछ असमानताएं आ जाती है, इनइक्वलिटी आ जाती है। जैसे कि जो अमीर का बच्चा है, अगर वो सरकारी स्कूल में, अब एक बात बताओ, सरकारी स्कूल में कैसे बच्चे जाते हैं? जो बिलो एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं। कोई रिच फैमिली का हो तो वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएगा। इवन जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं वो भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। क्यों नहीं पढ़ाते हैं? अच्छा पैसा है तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, और सरकारी स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होती नहीं है तो उन्हें कहाँ पहुंचाते हैं? प्राइवेट स्कूल में डाल देंगे। तो यानी असमानताएं मौजूद हैं शिक्षा को लेकर। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो रिच लोगों तक ही पहुंच पाती है, ऊंची जाति के बच्चे पढ़ पाते हैं। यानी एक तरीके से इनइक्वलिटी होती है, चाहे वो जाति के आधार पे हो, चाहे वो क्षमता के आधार पे हो, चाहे गरीबी के आधार पे हो, चाहे सामाजिक के आधार पे हो। ठीक है, तो ये जो आलोचनात्मक विश्लेषण का उद्देश्य, इन बाधाओं को क्या करना है? पहचानना। यानी जो हम क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं उसमें हम नेगेटिव पॉइंट ही तो देखते हैं। भाई इक्विटी एंड एक्सेस ये पॉजिटिव है, हमें भी पता है कि इक्विटी मिलनी चाहिए और सब तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए। लेकिन जो हम विश्लेषण कर रहे हैं, जो हम क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, उनसे इन बाधाओं की पहचान करेंगे और समान शैक्षिक अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए उपायों को लागू करना होगा। ठीक है, तभी तो क्रिटिकल एनालिसिस करने का फायदा है। यानी सारे नेगेटिव पॉइंट देख के उन पे काम करना होगा। सेकंड क्या है स्कूल के अंदर, और क्या है? पेडागोजी और टीचिंग मेथड्स होते हैं। यानी शिक्षा शास्त्र, जो पढ़ाने के तरीके होते हैं, जिस तरीके से टीचर पढ़ाता है और जो टीचिंग एड्स मेथड्स वो यूज करता है। तो प्रभावी शिक्षण विधियां और शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोण अर्थपूर्ण सीखने के अनुभव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स होने चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, और जो अप्रोचेस, जो हम अप्रोच यूज कर रहे हैं, जो पेडागोजिकल अप्रोच है, वो भी उनके लिए मीनिंगफुल होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे सीख सकें। ठीक है, तो एक आलोचनात्मक विश्लेषण में पारंपरिक शिक्षण प्रथाओं पर प्रश्न उठाना, वैकल्पिक तरीके से खोज करना, छात्रों की विविध आवश्यकता तथा सीखने की शैलियों पर विचार करना शामिल होगा। यानी ये तो हमें भी पता है कि अच्छे मेथड्स यूज होने चाहिए, लेकिन वो अप्लाई कितने हो रहे हैं, तो हम ये क्रिटिकली ये चीजें देखते हैं। देखते क्या है, अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस करें, चाहे आप भी देखो, आप भी स्कूल पढ़ के आए हैं, तो बहुत सारे बच्चे इसमें प्राइवेट स्कूल के होंगे। बेशक वो प्राइवेट स्कूल है, वहाँ चीजों पर ध्यान दिया जाता है, ये बात ठीक है, लेकिन तरीका अभी भी ट्रेडिशनल चल रहा है। कैसे चल रहा है ट्रेडिशनल? कि क्लास में आएंगे और रीडिंग कराएंगे, रीडिंग कराने के बाद पैराग्राफ की हिंदी बता दी और क्वेश्चन आंसर लगवा दिए कि यहाँ से ये क्वेश्चन आपको करने हैं। फिर क्वेश्चंस कराने के बाद उनको रट्टा लगवाना है बैक टू बैक। अब जैसे कि रोट मेमोराइजेशन बिल्कुल बंद है, लेकिन तब भी रटवाते हैं क्लास के अंदर कि इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, चाहे SST के हैं, चाहे हिंदी के हैं, सारे क्वेश्चन को रटवाएंगे और फिर उनका टेस्ट ले लेंगे। तो ये तरीका कौन सा है? ट्रेडिशनली तो है। आज के टाइम में क्या चीजें चल रही है कि हमें बच्चे को रियल लाइफ से रिलेट करना है, उसे प्रैक्टिकल नॉलेज देनी है, उसे लर्निंग बाय डूइंग कराना है, बच्चा खुद से करके सीखे, सारी चीजों को एक्सपीरियंस करे, है ना। तो हम क्रिटिकल एनालिसिस क्या करें? क्रिटिकल एनालिसिस में ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिल रही है कि पुराना तरीका चल रहा है, ट्रेडिशनल टीचिंग प्रैक्टिसेस चल रही है, तो हम इन्हें चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन और आकलन। अब असेसमेंट कैसा होता है भाई? हमारा तो असेसमेंट यही होता आया है कि भाई हाफ ईयरली एग्जाम हो गए, उसमें देख लिया कि बच्चे के कितने % नंबर आए हैं या कितने नंबर आए हैं, फिर उसके बाद फाइनल एग्जाम हो गए, देख लिया कि बच्चे के कितने नंबर आए। तो यही तरीका चलता आ रहा है असेसमेंट और इवैल्यूएशन का। तो छात्रों के सीखने का मूल्यांकन विद्यालय शिक्षा एक अनिवार्य हिस्सा है, होना भी चाहिए, क्योंकि ये करिकुलम का पार्ट होता है, स्कूल का पार्ट होता है। अगर बच्चे का आकलन नहीं करेंगे, बच्चे का मूल्यांकन नहीं करेंगे, तो ना तो ये पता चलेगा कि कहाँ बच्चा वीक है और ना ये पता चलेगा कि इंप्रूवमेंट कहाँ करना है ना। तो ये होना भी चाहिए, लेकिन हालांकि मानकीकृत परीक्षाओं और उच्च दाव वाले मूल्यांकन यानी जो स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग चलती है, हाई स्टेक असेसमेंट होते हैं। हाई स्टेक असेसमेंट यानी सिर्फ पेपर लिए, एग्जाम हुए, नंबर आ गए, आगे प्रमोट कर दिया, तो वही प्रोसेस चलता आ रहा है। लेकिन ये प्रोसेस अच्छा नहीं है। क्या है? अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने की आलोचना की गई, क्योंकि इससे पाठ्यक्रम क्या हो जाता है? सीमित हो जाता है और परीक्षा के लिए पढ़ाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। अब आप देखिए 10th क्लास में कोई बच्चा आया हो तो टीचर किस चीज पे फोकस करते हैं कि बस तुम्हें बोर्ड्स के लिए पढ़ना है, तुम्हें ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आए हुए हैं तो यही क्वेश्चन बार बार तुम्हें रटने हैं। सब मतलब पीछे से ये एकेडमिक में हमारा यही होता है कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अब जैसे कि एमएड में ही है तो हम लोगों का फोकस क्या होता है कि प्रीवियस ईयर पढ़ लिया और पेपर दे दिए। लेकिन ये चीज अब नहीं सुधरेगी। ये चीज कब सुधरती है? जब स्कूल टाइम पे थे हम, है ना। तो स्कूल टाइम में क्या होता है कि परीक्षा के लिए पढ़ाने पर जोर
जोर दिया जाता है। तो एक आलोचनात्मक विश्लेषण वैकल्पिक मूल्यांकन विधियों की खोज करेगा जो छात्र सीखने की अधिक व्यापक समझ प्रदान कर सके। यानी इनका मानना यह है कि जो मूल्यांकन है, जो असेसमेंट है, जो इवैल्यूएशन है, उसके और भी तरीके होने चाहिए। ऐसे तरीके होने चाहिए कि बच्चे की समझ विकसित हो सके। अल्टरनेटिव असेसमेंट मेथड्स हमें यूज करने, एक्सप्लोर करने, पहले तो देखने हैं और फिर वो यूज करने ताकि बच्चे की समझ बढ़ सके। ठीक है, तो ये तो स्कूल का पर्सपेक्टिव था। अब करिकुलम का पर्सपेक्टिव देखते हैं कि करिकुलम के अंदर क्या चीजें आती हैं। भाई करिकुलम में सारा सिलेबस आ जाता है, सारी चीजें करिकुलम के अंदर आती हैं। जो हम पढ़ते हैं, जो हमारे पढ़ाने के तरीके हैं, जो हमारा मूल्यांकन है, वो सारा एक करिकुलम का पार्ट है। तो पाठ्यक्रम उन योजनाबद्ध शैक्षिक अनुभव को संदर्भित करता है जो विशिष्ट सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार किए जाते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? सामग्री का चयन, कि हमें पढ़ाने का तरीका क्या रखना है, कौन सी टीचिंग एड्स हमें यूज करनी है, कौन से मेथड्स हमें यूज करने हैं, ऑडियो विजुअल एड्स से पढ़ाना है, विजुअल एड्स के द्वारा पढ़ाना है या लर्निंग बाय डूइंग से पढ़ाना है, क्या हमारी रणनीति रहेगी, क्या हमारी टीचिंग प्रैक्टिसेस रहेंगी और कैसे हम बच्चे का असेसमेंट करेंगे या कैसे हम इवैल्यूएशन करेंगे। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? करिकुलम के अंदर आती हैं। तो अगर हम करिकुलम का आलोचनात्मक विश्लेषण करें, क्रिटिकल एनालिसिस करें, तो विभिन्न पहलुओं पर प्रश्न उठाने पर केंद्रित होता है, जैसे कि कल्चरल रेलिवेंस। यानी हमें यह भी देखना होता है कि करिकुलम में जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं क्या वो हमारी संस्कृति से कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं या नहीं। तो एक ऐसा पाठ्यक्रम जो विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है, यानी हम अलग अलग क्लास में हर तरीके का बच्चा आता है, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें इंक्लूसिविटी को बढ़ावा देना चाहिए और अलग अलग कल्चरल पर्सपेक्टिव को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या है, विविधता को सीखेंगे कि दूसरे के कल्चर के बारे में जानेंगे। तो समावेशन को बढ़ावा देने और प्रणालीगत पूर्वग्रह को दूर करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, और कल्चरल रेलिवेंस होना चाहिए, यानी पीछे से जो चीजें गलत चली आ रही है उन्हें ठीक करना और जो कल्चरल रेलिवेंट है वो चीजें अप्लाई करना। तो आलोचनात्मक विश्लेषण इस चीज पर ध्यान देगा कि क्या पाठ्यक्रम विभिन्न संस्कृतियों, इतिहास और दृष्टिकोण को समुचित प्रतिनिधित्व करता है या केवल प्रभावशाली और प्रभुत्वशाली कथाओं को बढ़ावा देता है। यानी ऐसा नहीं है कि जो आइडियोलॉजीज पावरफुल हैं सिर्फ उन्हें ही बढ़ावा दे, नहीं, सारी संस्कृति होनी चाहिए। अलग अलग संस्कृति से जो बच्चा आ रहा है वो एक दूसरे से इंटरेक्शन होना चाहिए, उनका इतिहास के बारे में बच्चे को पता होना चाहिए, सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो चीजें सत्ता में है या जो चीजें पावरफुल हैं वो ही बच्चों को बताई जाएं, है ना। इतिहास में बहुत सारी चीजें नहीं भी पढ़ाई जाती, सारी चीजें बच्चों को पता होना चाहिए कि पीछे से क्या चीजें चलती आ रही हैं। सामाजिक न्याय और समानता यानी सोशल जस्टिस और इक्विटी। तो पाठ्यक्रम सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और प्रणालीगत असमानताओं को चुनौती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ठीक है, यानी हर बच्चे को अपने राइट्स के बारे में अवेयर करा सकते हैं, इक्विटी के बारे में बता सकते हैं, तो बच्चे क्या है, अवेयर हो जाएंगे। तो ये इस चीज को बढ़ावा देता है। लेकिन अगर इसका आलोचनात्मक विश्लेषण यह जांचेगा कि पाठ्यक्रम सत्ता, विशेष अधिकार और हाशिए पर पड़े जितने भी जो मार्जिनलाइज ग्रुप से रिलेटेड है उनसे जुड़े मुद्दों को कैसे संबोधित करता है, यानी ये देखना। हाँ, ये चीज तो हमें सिखाई जाती है, अधिकारों के बारे में बताया जाता है, इक्विटी के बारे में बताया जाता है, लेकिन जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, जो बिल्कुल पिछड़ा वर्ग है, उसको कैसे ध्यान में रखा जा रहा है, ये चीज देखी जाती है कि उनके साथ न्याय हो रहा है, नहीं, उन्हें इक्विटी मिल रही है कि नहीं। तो क्या यह आलोचनात्मक सोच और नागरिक सहभागिता को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, यानी हमारा फोकस किन पे होना चाहिए, जो बिल्कुल निचला वर्ग है उसको प्रमोट करना है, उसको हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसको एम्पावर करना है, तभी सामाजिक न्याय और इक्विटी होगी। ठीक है, तो आलोचनात्मक विश्लेषण में क्या होगा, पॉजिटिव चीजें तो है। अब हम किसी अच्छे स्कूल में जाएं तो वहाँ की जो चकाचौंध है, वहाँ सारे टीचर्स अच्छे होंगे, सारी चीजें हमें अच्छी देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन अगर हमें एजुकेशन की हालत देखनी है तो बैकवर्ड एरियाज में जाके देखें ना कि वहाँ पे क्या चल रहा है, तभी होगी सोशल जस्टिस और इक्विटी। स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज यानी कौशल और दक्षताएं। तो पाठ्यक्रम का मानना सिर्फ ये नहीं है कि पाठ्यक्रम में सिर्फ नॉलेज दी जाए, बच्चे को क्या होना चाहिए, अपनी लाइफ के लिए उसे तैयार किया जाए, उसके अंदर स्किल्स डेवलप की जाए, उसके अंदर कॉम्पिटेंसीज डेवलप की जाए, दक्षताएं डेवलप की जाए, ताकि वो अपनी लाइवलीहुड अच्छे से चला सके।
तो 21वीं सदी के लिए आवश्यक कौशल होने चाहिए और उसके अंदर कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, उसके विकास पर ध्यान देना चाहिए। तो आलोचनात्मक विश्लेषण जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो इस बात का आकलन करेगा कि क्या पाठ्यक्रम आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान, रचनात्मकता, कोलैबोरेशन, सहयोग और अन्य आवश्यक कौशल को बढ़ावा देता है। यानी ये चीज तो हमें पता है कि बच्चे के अंदर स्किल डेवलप होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसीज डेवलप होनी चाहिए, लेकिन वो स्किल होनी कैसी चाहिए। अब ऐसे तो है नहीं कि सिर्फ तुम बच्चे को ड्राइंग करना सिखा रहे हो, 12th तक बच्चे को कंप्यूटर में सिर्फ क्या आ रहा है, बेसिक कंप्यूटर आ रहा है, तो क्या वो 21वीं सदी के लिए बिल्कुल फुलफिल कर देगा वो सारी चीजें? नहीं, हमें बच्चे को जैसे आज का टाइम है उसी के अकॉर्डिंग हमें बच्चे को तैयार करना है। क्रिटिकल एनालिसिस ये कहता है कि हम बच्चे का आकलन करेंगे कि क्या उसकी सोच बिल्ड हो पा रही है, क्या उसकी थिंकिंग बिल्ड हो पा रही है, क्या वो प्रॉब्लम सोल्व कर पा रहा है, क्या वो कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, या फिर वही पुराने ढंग से बस आए, किताब रटे और पेपर दे दिए। तो उसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी डेवलप हो रही है नहीं, कोलैब करके बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं, या जितने भी कौशल की जरूरत है, जो भी स्किल आज के टाइम के लिए रिक्वायर्ड है, क्या वो पूरी हो रही है नहीं। तो यही हम आलोचनात्मक विश्लेषण इसका करेंगे, यही क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे कि क्या उसके अंदर स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज डेवलप हो रही हैं। ठीक है। कंटेक्चुअल एडेप्टेशन यानी प्रासंगिक अनुकूलन, यानी पाठ्यक्रम को विभिन्न संदर्भ और शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित किया जाना चाहिए, यानी बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिसे हम चाइल्ड सेंटर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाल केंद्रित बोलते हैं। तो जो करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए? कंटेक्स्ट यानी संदर्भ से जुड़ा होना चाहिए। और दूसरा कैसा होना चाहिए? एडेप्टेबल होना चाहिए, कि जैसे बच्चे चाहते हैं, जो बच्चों की नीड्स हैं, जो बच्चों की इंटरेस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या है करिकुलम को एडेप्ट कर लें, चीजों को क्या है चेंज कर सके। तो क्रिटिकल एनालिसिस यहाँ पे क्या होगा कि आलोचनात्मक विश्लेषण ये देखेगा, ये जांचेगा कि पाठ्यक्रम फ्लेक्सिबल है नहीं। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि जहां बदलाव की जरूरत है वहां बदलाव किया जाए, जिन रिसोर्सेज की बच्चों को जरूरत है वो सारी रिसोर्सेज, वो सारी चीजें स्कूल के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है। तो ये क्रिटिकल एनालिसिस ये देखेगा कि क्या पाठ्यक्रम बच्चों के अकॉर्डिंग है या नहीं, या विविध शिक्षार्थियों, स्थानीय संदर्भ और विकसित होती सामाजिक आवश्यकताओं को समायोजित कर सके, यानी ये सारी चीजें देखी जाएंगी। अब है रिलेशन टू टीचिंग लर्निंग। अब तक हमने स्कूल से रिलेट करके पढ़ा, करिकुलम से रिलेट करके पढ़ा, टीचिंग लर्निंग को रिलेशन देख लेते हैं कि जो पढ़ाने का तरीका है, जो सिखाने का तरीका है। ठीक है। तो टीचिंग लर्निंग से क्या फायदा होता है? ये लर्निंग एक्सपीरियंस को क्या करती है? सुगम बनाती है, इजी बनाती है। तो शिक्षण अधिगम एक गतिशील प्रक्रिया है जो सीखने के अनुभव को क्या करती है? आसान बनाती है। यानी जितना अच्छा पढ़ाएंगे बच्चे को उतना ही अच्छा समझ आएगा। तो शिक्षक अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं, अलग अलग प्रैक्टिसेस यूज करते हैं, और संसाधनों का उपयोग करके जो बच्चे की नॉलेज है, जो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग है, उसको क्या करते हैं और प्रमोट करते हैं। ठीक है। टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन होता है स्कूल के अंदर। तो शिक्षण अधिगम में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके अंदर क्या होता है? बच्चे का और टीचर का इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे से, एक बच्चे टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं और टीचर बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं। तो शिक्षक एक सहायक और प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण बनाते हैं जहां छात्र क्या है एक्टिवली सीख सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी ध्यान में रखा जाता है। जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हम ध्यान में रखेंगे, यानी सीखना सिखाना जब चल रहा है, तो टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव कैसे बनेगी? जो पढ़ा रहे हैं वो कैसे प्रभावशाली होगा? तभी तो होगा जब हम हर बच्चे पे ध्यान रखेंगे। और हर बच्चे पे ध्यान रखना ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहलाता है, क्योंकि बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। बच्चे अलग अलग तरीके के होते हैं, उनके पढ़ने के तरीके अलग हैं, उनकी योग्यताएं अलग हैं, उनका इंटरेस्ट अलग है, उनका बैकग्राउंड अलग है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें बच्चों को कैटर करना होता है, क्योंकि बच्चों की अलग अलग नीड्स होती हैं। डाइवर्स नीड्स वाले बच्चे क्लास के अंदर होते हैं, तो इसी तरीके से उन्हें डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन हम देंगे। एक्टिव लर्निंग होगी। टीचिंग लर्निंग क्या है? एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करती है, यानी सक्रिय तरीके से सीखने को बढ़ावा देती है, प्रमोट करती है, जहां बच्चे मीनिंगफुल तरीके से सीख पाते हैं, डिस्कशन कर पाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क करते हैं। तो ये अप्रोच क्या है? एंगेजमेंट को बढ़ावा देती है, बच्चों की आलोचनात्मक सोच को विकसित करती है, और जो नॉलेज बच्चे ले रहे हैं उसे रियल लाइफ सिचुएशन में रिलेट करती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। तो इस विशिष्ट मुद्दों के अलावा शिक्षक को एक अनुशासन के रूप में आलोचनात्मक रूप से विश्लेषित करने के लिए उन मौलिक धारणाओं, सैद्धांतिक ढांचों की भी जांच करनी होगी जो शैक्षिक प्रथाओं को आकार देते हैं। यानी देखो ये सारी चीजें तो हमने पढ़ी, लेकिन वो सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होनी चाहिए जो हमारे एजुकेशनल सिस्टम को या एजुकेशनल जितनी भी प्रैक्टिसेस, जो प्रथाएं हैं, उनको जो आकार देने का काम कर रहे हैं, उन सबका हमें एनालिसिस करना है जो एजुकेशन के अंदर जुड़ी हुई है। ठीक है।
इसमें पारंपरिक शिक्षा मॉडल हो सकता है, यानी जो पहले के तरीके चले आ रहे हैं, जो ट्रेडिशनल मॉडल चले आ रहे हैं वो इसके अंदर हो सकते हैं, उन पे भी क्वेश्चन उठाया जाना चाहिए। और जो अल्टरनेटिव तरीके होने चाहिए बच्चे के विश्लेषण करने के, बच्चे के असेसमेंट करने के, बच्चे के इवैल्यूएशन करने के अलग अलग तरीके होने चाहिए। और जो पढ़ाने का पर्सपेक्टिव होना चाहिए वो इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए, यानी जिससे बच्चे के ऊपर बर्डन ना हो, एक सब्जेक्ट को या एक ब्रांच को हम दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ के पढ़ा सकें। अगर कुल मिलाकर हम बात करें, ओवरऑल अगर हम देखें तो शिक्षा अनुशासन से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, जितनी भी धारणाएं हैं, उन संदर्भों का आलोचनात्मक विश्लेषण शैक्षिक प्रथाओं पर पुनर्विचार करने और उन्हें सुधारने का अवसर प्रदान करता है। यानी हम क्रिटिकल एनालिसिस हमने जो किया है उसमें हमने नेगेटिव चीजें भी देखी हैं, तो वो नेगेटिव चीजें देखने का मतलब तभी है, फायदा तभी है जब हम उनमें इंप्रूवमेंट करें, है ना, जिससे कि वो क्या हो सके, और रेस्पॉन्सिव बन सके, और इंक्लूसिव हो सके, और शिक्षार्थी व समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बन सकें। ठीक है, तभी तो क्रिटिकल एनालिसिस करने का फायदा होता है। अब हम किसी बच्चे को उसके अवगुण देख के उसे समझा रहे हैं, तो उसे समझाने का फायदा तभी है जब बच्चा माने, है ना। तो इसी तरीके से अगर हम स्कूल का क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, करिकुलम का एनालिसिस कर रहे हैं, और इवन एजुकेशन का एनालिसिस कर रहे हैं कि एजुकेशन एक डिसिप्लिन कैसे है, तो ये सारे एनालिसिस करने का फायदा तभी है जब चीजें इंप्लीमेंट हो। ठीक है, तो कल जो टॉपिक हम करने वाले हैं, आज हमने ये टॉपिक किया है, इसके साथ में दूसरा टॉपिक इसलिए नहीं करा रही क्योंकि ये टॉपिक थोड़े से प्रैक्टिकल थे। आगे जो टॉपिक है वो इजी हैं। टेक्स्ट बुक का टॉपिक हम कल करेंगे और 3-4 टॉपिक हम कर लेंगे। कल की क्लास बड़ी होगी, आज की क्लास छोटी है, बाकी आगे अब बड़ी बड़ी क्लासेस करेंगे ताकि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और आपको चीजें समझ भी आ जाए। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना, और जहां भी आप एमएड ग्रुप में जुड़े हुए हैं या आपके संपर्क में कोई बीएड, एमएड, बीटीसी के बच्चे हैं तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं वीडियोस। चलो अब वीडियो को बंद करते हैं। बाय बाय।